हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 पदार्थों के तापीय गुण में कैलोरीमिति और अवस्था परिवर्तन से संबंधित कुछ नियमों को देखा था। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होता है और गुप्त ऊष्माधारिता क्या होता है। दोनों के बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताएं। आइए समझते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। जैसे मान लीजिए एक पदार्थ है जिसका द्रव्यमान है m और उसको यदि q ऊष्मा दिया गया तो उसके ताप में परिवर्तन हो गया डेल्टा t, यानी कि उसके ताप में परिवर्तन है डेल्टा t। ऊष्मा देने q पर पदार्थ का द्रव्यमान है m। तो प्रयोग में यह पाया गया कि ये जो q है, प्रयोग में यह पाया गया कि ये जो q है हमारा दिया गया ऊष्मा है वो समानुपाती है पदार्थ के द्रव्यमान से। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। और यह जो q पुनः है ये समानुपाती है उस पदार्थ के ताप में परिवर्तन के। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब यदि इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा q इज प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा t। अब यहाँ से जो समानुपाती का चिन्ह है वो हटेगा तो आ जाएगा हमारा एक नियतांक और उसको बोला जाता है c से सूचित करते हैं m डेल्टा t। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है ऊष्मा का Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। यहाँ पे जो C है इसी को बोलते हैं बाबू हम लोग विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता इसका जो मात्रक होगा यहाँ से आप देख सकते हैं, यदि C बराबर ऐसे लिखा जाए तो C बराबर हो जाएगा Q बाई kg और डेल्टा टी यानी ताप में Q यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा m और ये हो जाएगा तो डेल्टा टी। तो इसका यूनिट लिख सकते हैं हम। यूनिट इसका हो जाएगा ऊष्मा का मात्रक जूल और m जो है kg और ये हमारा हो गया केल्विन। चाहे इसको आप डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं, जूल प्रति kg डिग्री सेल्सियस। अब यदि यहाँ पे इस पॉइंट पे यदि हम m को 1 रख दें और डेल्टा टी को 1 रख दें, मतलब m बराबर 1 रख दें और डेल्टा टी बराबर क्या रख दें 1 केल्विन चाहे 1 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा जो C है वो समानुपाती हो जाएगा किसके? C जो है बराबर हो जाएगा वो Q के। अब विशिष्ट ऊष्मा का डिफिनेशन देखिए, यहाँ पे 1 1 रख दिए M को भी और डेल्टा T को भी, अर्थात विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ को दिया गया वह ऊष्मा है। चाहे विशिष्ट ऊष्माधारिता किसी पदार्थ के लिए रिक्वायर्ड आवश्यक वह ऊष्मा है। ये तो Q ऊष्मा को सूचित करते हैं, वह ऊष्मा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के तापमान में एकांक 1 डिग्री सेल्सियस चाहे 1 केल्विन तापमान की वृद्धि कर दे। यानी कि मैं यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिख रहा हूँ, यानी कि ऊष्मा की वह मात्रा, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का परिवर्तन कर दे। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का परिवर्तन कर दे। द्रव्यमान के ताप में आप हो, द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन का परिवर्तन कर दे, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाता है। विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। यानी कि जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास 1 kg जल है और उसके तापमान में हम 1 डिग्री सेल्सियस का बढ़ोतरी कर दें तो उस 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा देना पड़ेगा उसी ऊष्मा को हम लोग कहेंगे विशिष्ट ऊष्माधारिता। जल के लिए जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होता है उसका मान होता है C बराबर वो होता है 4186 और इसका यूनिट जो होता है जूल प्रति केजी। जूल प्रति केजी, केल्विन या यहाँ पे केल्विन की जगह पे डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। आई होप आप विशिष्ट ऊष्माधारिता को समझ गए होंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग समझते हैं गुप्त ऊष्माधारिता क्या होता है। गुप्त ऊष्माधारिता क्या होता है?
यानी कि विशिष्ट ऊष्माधारिता में हमको एक फॉर्मूला मिला है, Q इज इक्वल टू CM डेल्टा T, जहाँ C को ही क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता बोलते हैं। अब आइए समझते हैं हम लोग गुप्त ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता में क्या होगा, केवल पदार्थ के ताप में परिवर्तन होना चाहिए, यानी पदार्थ यदि ठोस के रूप में है तो ठोस में रहेगा, द्रव के रूप में है तो द्रव के रूप में रहेगा, और यदि वो गैस के रूप में है तो केवल गैस के रूप में ही रहेगा। अब समझते हैं गुप्त ऊष्माधारिता। गुप्त ऊष्माधारिता, गुप्त का मतलब है छिपा हुआ। क्या है इसका मतलब, छिपा हुआ। गुप्त का मतलब क्या है, छुपा हुआ। इसको आइए एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए -5 डिग्री सेल्सियस पे आपका बर्फ है, जल जो है, जल का ठोस रूप बर्फ। अब यदि इसको जैसे जैसे ऊष्मा दीजिएगा, जैसे इसका ऊष्मा दीजिएगा, तो इसका ताप बढ़ते 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 -5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे ये बर्फ के रूप में रहेगा। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट ये, अब ऐसा नहीं कि जिस दर से आप ऊष्मा दे रहे थे उसी दर से ऊष्मा दीजिएगा तो यहाँ पे वो तुरंत चेंज होगा। यहाँ पे वो कुछ अलग से समय लेगा या अलग से कुछ ऊष्मा लेगा, समय के साथ ऊष्मा भी लेगा, कुछ अलग से ऊष्मा चाहिए कि ये जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ से वो 0 डिग्री सेल्सियस पहले जल में चेंज होगा, तो उसके लिए अलग से कुछ अलग ऊष्मा इसको चाहिए। यानी कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ से 0 डिग्री सेल्सियस जल में चेंज होने के लिए इसको अलग से जो ऊष्मा चाहिए उसको हम लोग बोलेंगे गुप्त ऊष्मा, यानी कि गुप्त ऊष्माधारिता। अब देखिए यहाँ पे जो -5 डिग्री सेल्सियस 0 आ रहा था, तो यहाँ देखिए बर्फ है, यहाँ पे क्या है, बर्फ ही है, यानी कि यहाँ पे केवल ताप में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ, ताप में परिवर्तन। लेकिन यहाँ पे जो है ताप में परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ है अवस्था परिवर्तन। क्या हुआ है, अवस्था का परिवर्तन हुआ है, यानी कि जो हमारा पदार्थ है वो ठोस से बदल गया है द्रव में। अब जैसे जैसे फिर इस 0 डिग्री सेल्सियस के जल को गर्म करेंगे तो फिर ऊष्मा दे रहे हैं, मान लीजिए फिर इसको ऊष्मा और दे रहे हैं, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस जल बनेगा। पहले बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस जल, और फिर इसको जैसे जैसे ऊष्मा देंगे, यानी फिर क्यों ऊष्मा दे रहे हैं, तो ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो जाएगा हमारा वाष्प में। तो फिर यहाँ पे जो ऊष्मा दे रहे थे, तो यहाँ पे किसमें परिवर्तन हुआ था, ताप में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। 0 डिग्री सेल्सियस था, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, लेकिन यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस जल से वाष्प बदलने के लिए कुछ अलग से आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, और इसी ऊष्मा को हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इस ऊष्मा को गुप्त ऊष्माधारिता बोलेंगे। अब आइए समझते हैं गुप्त ऊष्माधारिता। तो यहाँ पे जो दिया गया ऊष्मा, यानी कि अवस्था में जो परिवर्तन करना था, यहाँ भी अवस्था में परिवर्तन हुआ और यहाँ भी अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो जो अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो ऊष्मा देना पड़ता था वो केवल इसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, केवल इसके द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्योंकि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ताप में तो परिवर्तन हो नहीं रहा है, इसलिए जो Q है वो हमेशा केवल किसके समानुपाती होता है द्रव्यमान के। तो यदि यहाँ से अब इस कांस्टेंट को हटाएं, प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है उसको हटाएंगे, तो Q बराबर हो जाएगा L इंटू M, या इसको बाद में लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा M इंटू L। यहाँ पे M जो है द्रव्यमान है पदार्थ का, और जो L है इसी को बोलते हैं हम लोग गुप्त ऊष्माधारिता। इसी L को बोलते हैं गुप्त ऊष्माधारिता। यानी यहाँ पे यदि हम M का वैल्यू 1 रख दें, यहाँ पे M का वैल्यू क्या रख दें, 1 रख दें, M का वैल्यू यहाँ पे क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे यदि इफ M बराबर 1 रखेंगे तो हमारा Q बराबर आ जाएगा L। तो यहाँ पे जो गुप्त ऊष्माधारिता L है, इसका यूनिट देखा जाए तो जूल ही होगा, यानी कि जो गुप्त ऊष्माधारिता है उसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा, जूल, और यहाँ से द्रव्यमान M उधर जाएगा तो जूल पर केजी होगा, जूल पर केजी होगा। अब इस गुप्त ऊष्माधारिता का ये डिफिनेशन देखते हैं, अर्थात ऊष्मा की वह मात्रा, यानी कि आवश्यक ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान को, यहाँ पे M बराबर 1 लिया गया है, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के अवस्था को चेंज करने के लिए आवश्यक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्माधारिता। मैं यहाँ पे इसका गुप्त ऊष्माधारिता का डिफिनेशन लिख रहा हूँ कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी
पदार्थ के, जो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है, कॉमा देकर लिख सकते हैं, गुप्त ऊष्मा धारिता कहलाता है। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आप विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होता है और गुप्त ऊष्मा धारिता क्या होता है समझ चुके होंगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको न्यूमेरिकली समझने का कोशिश करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां से हमको क्या फॉर्मूला मिल गया कि Q इज इक्वल टू ml। ml मिलीलीटर नहीं समझना है, m मास है, L जो है हमारा गुप्त ऊष्मा धारिता है, लेटेंट हीट कैपेसिटी है। अब यहां से हमको क्या मिला फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू m इंटू L। यहाँ पे L जो है विशिष्ट ऊष्मा धारिता है और यहाँ पे जो C है वो, यहाँ पे L गुप्त ऊष्मा धारिता है और यहाँ पे C विशिष्ट ऊष्मा धारिता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल देखते हैं अभी। आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल। उससे पहले समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा है, यदि उसको जल में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका अवस्था परिवर्तन होगा, यानी कि वो ठोस से द्रव में चेंज होगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा गुप्त ऊष्मा धारिता। तो इसको, इस जो वैल्यू होगा यहाँ पे गुप्त ऊष्मा धारिता का, उसको बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा धारिता। यानी कि बर्फ के गलन की जो गुप्त ऊष्मा धारिता होता है उसका मान होता है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। यानी कि यहाँ पे यदि 1 केजी बर्फ है और उसको ठोस बर्फ से जल में, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जल में चेंज करना है, तो उसके लिए आपको 3.3 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल ऊष्मा की ज़रूरत होगी, यानी कि देनी पड़ेगी। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि जल के वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है, यानी कि कितना ऊष्मा दीजिएगा कि जल 100 डिग्री सेल्सियस द्रव से 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो L का वैल्यू होता है, यानी कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा धारिता हमारा जल के लिए होता है, वो होता है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल प्रति केजी। ये दो कांस्टेंट है, इनका वैल्यू आप याद रखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है Q इक्वल टू CM डेल्टा T और Q इक्वल टू ML। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के 0.5 केजी द्रव्यमान को, हमारा जो बर्फ है उसका तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ के रूप में है, ठोस के रूप में है, और उसका द्रव्यमान है 0.15 केजी। अब इसको 50 डिग्री सेल्सियस पर जल है, उसको इतना केजी के साथ 0.30 केजी द्रव्यमान के साथ मिलाया जाता है। तो देखा गया कि मिश्रण का जो तापमान है वो हो गया हमारा 6.7 डिग्री सेल्सियस। तो बर्फ के गलन की हमको गुप्त ऊष्मा धारिता ज्ञात करनी है, यानी कि ये जो वैल्यू है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा धारिता L इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 पावर 5। इतना ही आना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन है। डाटा वेस्ट मतलब ओरिजिनल डाटा है ये। इतना, यदि इतना जल मिलाइएगा, इतना बर्फ मिलाइएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर और इतना जल मिलाइएगा, तो फाइनल टेम्परेचर जो है 6.7 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या मिलाया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ को किसके साथ मिलाया गया है, 50 डिग्री सेल्सियस जल के साथ। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए एक बॉक्स बना लेता हूँ। ये हमारा है 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ है, क्या है, बर्फ। अब यदि, और इधर मान लीजिए हमारा है 50 डिग्री सेल्सियस पर हमारा क्या है, जल है। इसका द्रव्यमान को बोलते हैं मैं M2, इसके द्रव्यमान को बोलता हूँ M2, इसके द्रव्यमान को बोलता हूँ M1।
तो इसका द्रव्यमान आपको दिया है 0.15 kg। यहाँ पे देख सकते हैं 0.15 kg दिया हुआ है, और इसका जो द्रव्यमान है वो दिया है 0.30 kg। अब क्या करते हैं, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो फाइनल जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा हमारा, इसको थोड़ा सा मैं इधर बनाता हूँ, जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमारा हो जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.7 डिग्री सेल्सियस। और इस पर रहेगा तो आप जानते हैं कि जल जो है द्रव के रूप में ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बर्फ है, पहले ये क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस जल बनेगा। क्या बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जल बनेगा, और फिर ये बदलेगा 6.7 डिग्री सेल्सियस में, यानी कि ये उष्मा को जो है दे रहा है और ये उष्मा को ले रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो उष्मा होगा Q = ml फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये बर्फ से जल में चेंज हो रहा है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। इस बात को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। यहाँ पे जो पदार्थ है हमारा, जो भी मेटल है वो ठोस से द्रव में चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला इन दोनों में हम लोग Q = ml लगाएंगे, ना कि Cm ΔT। तो यहाँ पे मैं Q1 मान लेता हूँ कि उष्मा लगा होगा m × l, और यहाँ देखिए जल से जल में ही चेंज होने की अवस्था परिवर्तन नहीं है, ताप में परिवर्तन है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे Q = इसको भी Q2 में बोल देता हूँ, और ये हो जाएगा Cm ΔT। यहाँ पे तापमान m1 लिखेंगे, तापमान है द्रव्यमान m1, यहाँ भी द्रव्यमान m1। ये यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, Q = Cm ΔT, क्योंकि यहाँ पे इसका द्रव्यमान जो है यहाँ पे m2 माने हैं, तो इसको मानते हैं m2। अब देखते हैं यहाँ पे किसने हीट लिया है और किसने हीट दिया है। तो उष्मा को, यानी कि हीट को दिया है 50 डिग्री सेल्सियस जल ने, और उष्मा को लिया है 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ ने। कितना उष्मा लिया होगा, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2, और दिया कितना गया होगा, ये इसको मान लेता हूँ मैं Q3। तो हम जानते हैं कैलोरीमिति का जो नियम होता है उसमें बेसिक नियम होता है कि जो दिया गया उष्मा है वो बराबर होगा लिए गए उष्मा के। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा Q1 + Q2। ये जो Q1 + Q2 ये क्या है, लिया गया उष्मा है, ये बराबर होगा हमारा Q3 के, क्योंकि Q3 यही तो उष्मा दे रहा है। इतना चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए Q1 का वैल्यू क्या होगा, m1 × l प्लस Q2 का वैल्यू Cm1 ΔT = Q3 का वैल्यू Cm2 ΔT। अब यहाँ पे m1 का वैल्यू रख देते हैं। m1 का वैल्यू दिया है 0.15, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, यहाँ भी m1 है और यहाँ भी, तो m1 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पे l प्लस यहाँ बचेगा C ΔT = यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे T1 लिख देता हूँ, यहाँ पे T2, क्योंकि इसके तापमान में अलग परिवर्तन हुआ है, इसके तापमान में अलग परिवर्तन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T2, यहाँ पे T2 तो जाएगा Cm2 ΔT। यहाँ से m1 को इधर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा, और वैल्यू रख देते हैं l का वैल्यू निकालना है, l प्लस हो जाएगा C। ये जल के लिए हमारा विशिष्ट उष्मा धारिता होता है 4186 जूल प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस इंटू तापमान में परिवर्तन। यहाँ देखिए इसके तापमान में कितना का परिवर्तन हुआ है, तो 0 से 6.7 गया, तो परिवर्तन देखेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि 6.7 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 6.7 = ये हमारा बच जाएगा। इधर से देख सकते हैं Cm2 ΔT2 है, तो C का वैल्यू 4186 जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से m2 का जो वैल्यू है, m2 यहाँ से देख सकते हैं हमारा है 0. यहाँ पे जो m2 है वो है m2 0.30 kg, और यहाँ पे तापमान में, इसके तापमान में देखिए कितना परिवर्तन हुआ है 50 डिग्री, यहाँ से 50 में से ये कितना घट रहा है 6.7, यानी कि लगभग आपको 43.3 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन है, 43.3 डिग्री सेल्सियस, ये केजी में है। तो यहाँ से जब इस, अच्छा यहाँ पे m1 है, m1 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 0.15 kg, ये इससे कट जाएगा 2 बार में। यहाँ से इसको जब यहाँ पे 43.7 डिग्री
सेल्सियस होगा। यहाँ पे 43.7 डिग्री सेल्सियस लिखा गया है। अब इसको यदि आप सॉल्व करते हैं, यहाँ से दोनों को गुणा करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा लगभग में आपका यहाँ 4000, यहाँ पे 43 है, तो ये लगभग आपका आएगा 54,176 के आसपास, लगभग इधर आएगा 54,100। सॉरी, इसको गुणा करेंगे और यहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे गुणा कर सकते हैं इससे, तो L का जो फाइनल वैल्यू है वो इतना ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं 3.3 × 10⁵ जूल प्रति केजी। इसको जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे और फिर इसको यहाँ पे गुणा करके इसको उधर ले आके घटाएंगे, तो हमारा फाइनल जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3.3 × 10⁵ जूल प्रति केजी। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पे आप कैलकुलेशन थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।